नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर मिस कपिल रानी आज एक नए चैप्टर और एक नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। और आपका जो है हरियाणा शिक्षा विभाग में और एजुसेट प्रणाली में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने पहले जो लेसन करवाए थे उनमें हमने जो है 9th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, तो हमारे जो है 2 लेसन हो गए थे। आज हम तीसरे लेसन की बात करेंगे। ये 9th क्लास का ही जो है फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेसन है, जिसका नाम है प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया। ठीक है, प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया। ठीक है, नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट होता है कहाँ काम करता है, वो कहाँ अपना जॉब करता है, एक ब्यूटी सैलून के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में ही सारी बातें हैं कि जो भी एरिया जहाँ जिस भी एरिया में हम काम करते हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करके रखेंगे, कैसे उसको मेंटेन करके रखेंगे। आज सारा का सारा टॉपिक जो है वर्क एरिया को मेंटेन और प्रिपेयर करने के बारे में है। ठीक है, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि एक हाइजीन का ख्याल होना या हाइजीन का ख्याल रखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सैलून के अंदर। क्योंकि हम बहुत सारी जो है ब्यूटी सर्विसेज जो सैलून के अंदर देते हैं, लाइक वैक्सिंग हो गया या फेशियल हो गया या कोई और केमिकल कोई प्रोसीजर हम देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे सैलून के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया फैलने का डर रहता है, जर्म्स फैलने का डर रहता है। तो उसके साथ ही हमें बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत होती है कि उसको हम कैसे मेंटेन करके रखें, ताकि हम और हमारे एम्प्लॉय और जो भी हमारे कस्टमर जो आते हैं उनकी हेल्थ का ख्याल भी हम रख सकें और जो है वातावरण को भी और हमारे जो वर्क एरिया को भी साफ सुथरा रख सकें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हमारा जो है टॉपिक की तरफ। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन में कि हमारे वर्क एरिया को हम कैसे मेंटेन करेंगे, और हम जो है क्लाइंट का जो भी रिकॉर्ड कार्ड जो हम बनाते हैं, जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं क्लाइंट का, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, वर्क एरिया कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी हम काम करते हैं उन चीज़ों के बारे में, जो साफ सफाई का ध्यान कैसे रखेंगे, जिसको हम बोल देते हैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। उसके अंदर भी अलग अलग तरीके होते हैं कि हम जो टूल्स होते हैं या सैलून होते हैं या टावल होते हैं उनको हम कैसे कैसे क्लीन करते हैं, किन किन मेथड्स के द्वारा। ठीक है, टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज जो हम करते हैं, कौन कौन से वो टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होता है उसका बिहेवियर कैसा हमारा होना चाहिए सैलून के अंदर, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल सैलून के अंदर जो यूज होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, टूल्स इक्विपमेंट्स जो यूज करते हैं उनको कैसे हम मैनेज करके रखेंगे, कैसे उनको केयर करके उनकी रखेंगे। सैलून जब हम ओपन करते हैं तो सैलून ओपन से करने से पहले क्या रूल्स और रेगुलेशन का हमें पालन करना पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक ब्यूटी थेरेपिस्ट की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं सैलून के अंदर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे थे टॉपिक, जिन पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है, रिकॉर्ड कार्ड होता क्या है, किस चीज को हम बोलते हैं, मतलब इसमें क्या हम करते हैं। तो जो भी हम रिकॉर्ड का मतलब होता है, जो भी हम सैलून के अंदर जो क्लाइंट आता है उसकी सारी डिटेल एक जगह फिल करना, बनाना, सारा उसका नाम, पता, एड्रेस, उसका नेम, फोन नंबर, किस वो ट्रीटमेंट के लिए आया है, क्या सर्विस लेने आया है, उसने पहले कोई सर्विस ली थी या नहीं ली थी तो कहाँ से ली थी, हमारे ही सैलून से ली थी या कहीं बाहर से ली थी, उसको उस सर्विस से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हुई। सारा रिकॉर्ड हम एक जो है फिल करते हैं रिकॉर्ड कार्ड के अंदर, वो हमारा कहलाता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है, तो जो भी हम रिकॉर्ड कार्ड फिल करेंगे उसके अंदर क्या क्या डिटेल हम फिल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले जो है क्लाइंट की बुकिंग का जो टाइम है वो उसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, उसका
एड्रेस फिल करेंगे, उसका नेम फिल करेंगे उसके अंदर, उसके स्किन पे कोई एलर्जी है या किस ट्रीटमेंट के लिए आया है वो उसके अंदर फिल करेंगे, उसका नाम, पता, उसका फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें फिल करेंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई भी उसको अगर प्रॉब्लम हो या सेकंड उसको सर्विस लेनी हो, उसको रिमाइंडर दिलवाना हो, तो हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकें। ठीक है, और ये हर एक सैलून के अंदर जरूर होना चाहिए। एक हमारा जो है रेपुटेशन अच्छी बनती है इससे, और क्लाइंट का रिकॉर्ड भी हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट तो जो पॉइंट हमारा उसकी तरफ चलेंगे कि वर्क एरिया हमारा कैसा होना चाहिए। जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा वर्क एरिया है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। तो जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा ब्यूटी सैलून होता है, जो भी वर्क एरिया होता है, उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो वो क्लीन, नीट एंड क्लीन बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा सरफेस है, जो हमारा फर्श है, हर एक टूल्स, इक्विपमेंट्स हैं, सभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ठीक है, जो भी टॉवल्स हम यूज करते हैं वो बिल्कुल साफ और क्लीन होने चाहिए। ठीक है, सैनिटाइज होने चाहिए। हमारे लाइट की व्यवस्था हमारे सैलून के अंदर प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो लाइट का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है सैलून के अंदर। जब हम मेकअप करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, तो लाइट बहुत अच्छी व्यवस्था उसकी जो है हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से ट्रीटमेंट उसको दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है जो भी हमारा रूम है। ठीक है, जो भी हमारा रूम है उसके अंदर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, एडजस्ट फैन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसकी स्मेल हमारे रूम के अंदर ना रहे, वो हम एडजस्ट फैन के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकें। ठीक है, म्यूजिक की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट हमारे वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं, या फिर हम जिन क्लाइंट को ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक फेशियल हम देते हैं या फिर कोई थेरेपी देते हैं, तो क्लाइंट बोर ना हो, उसके लिए हल्के हल्के म्यूजिक की व्यवस्था होनी चाहिए। सैलून के अंदर हमेशा चलते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई वेटिंग एरिया में भी अगर कोई क्लाइंट बैठा है तो वो भी बोर ना हो। उसके लिए मैगजीन जो है जो है फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि वो खाली टाइम में बोर ना हो, मैगजीन पढ़ सके या फिर म्यूजिक वगैरह सुन सके, तो उसको थोड़ा बोरियत फील ना हो। नेक्स्ट आता है हमारे जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छी तरह से अरेंज होने चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि कोई उधर बिखरा पड़ा है, कोई उधर बिखरा पड़ा है, पता लगे हमें मैनिक्योर सर्विस देने हैं, हमें जो है टूल्स ही नहीं मिल रहे। ठीक है, कोई उधर रखा है, कोई उधर, हमें ध्यान ही नहीं है। तो कोई भी ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो सर्विस के बाद उन टूल्स को साफ और क्लीन और स्टरलाइज करके उनको अलग से अपने कैबिनेट में रख दें। ठीक है, उनको इकट्ठा करके, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब आपको जरूरत पड़े तो आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उन अच्छी तरह से अरेंज होने चाहिए। वो रिकॉर्ड कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे सैलून के अंदर। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट आएगा उसकी जो सारी डिटेल है, ताकि उसमें हम फिल कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा वर्क एरिया कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। व्हाट इज द स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन? क्या होता है ये? हमारे टूल्स, इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के तरीके होते हैं, उनको साफ, कीटाणु रहित करने के, जर्म फ्री करने के तरीके होते हैं। तो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम जो है कैसे अपने टूल्स को या हर एक जो इक्विपमेंट होता है लैब के अंदर उनको हम क्लीन कर सकते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा क्लीनिंग। क्लीनिंग से आप समझ गए होंगे, क्लीनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को साफ करके रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पेडिक्योर किया है, पेडिक्योर के अंदर जो हमारा प्यूमिक स्टोन है या ब्रश है या कोई भी मेटल के टूल्स हैं, तो उनको यूज करने के बाद हम या तो सिंपल पानी से एक बार उनको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, क्लीन का मतलब उनको साफ कर लेंगे। ये जो क्लीन करने की जो प्रक्रिया होती है, ये होती है स्टरलाइजेशन से पहले। जब हम स्टरलाइज करते हैं किसी भी टूल को, हम जो है स्टरलाइजेशन के अंदर, कैबिनेट के अंदर रखते हैं, तो वो कभी भी उनको गीले नहीं रखना चाहिए। स्टरलाइजेशन में रखने से पहले उनको क्लीन करके ही रखें, उसके अंदर गंदे ना रखें, क्योंकि फायदा ही क्या रहेगा अगर गंदे रख देंगे तो उसके अंदर और ज्यादा जर्म्स फैलने का डर रहेगा। तो पहले उनको क्लीन करेंगे, फिर उनको स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, तो जो क्लीनिंग जो प्रक्रिया होती है वो स्टरलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मतलब
इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स को हम क्या करते हैं, इस डिसइंफेक्शन जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल किया जाता है, ठीक है। या तो उसमें आप जो है डेटॉल का यूज कर सकते हैं या फिर हीट प्रक्रिया का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर आप बैक्टीरिया को किल करते हैं, सभी टूल्स इक्विपमेंट को जर्म फ्री करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो एक प्रोसीजर आता है क्लीन करने का, वो आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो स्टरलाइजेशन होता है इसके अंदर स्टीम के द्वारा या फिर हीट के द्वारा या फिर यूवी रेज के द्वारा हम टूल्स और इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टीम के द्वारा या फिर यूवी रेज के द्वारा हम स्टरलाइज करते हैं सभी टूल्स को, और इसके अंदर जो है मेटल के टूल्स को ही स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। जो स्टरलाइज करते हैं हम वो मेटल के टूल्स, लोहे के जो टूल्स होते हैं, लाइक ट्रिमर हो गया हमारा, ठीक है, मेटल स्क्रैपर हो गया, क्यूटिकल कटर हो गया, क्यूटिकल जो है पुशर हो गया। तो जो लोहे की मेटल की जो चीजें हैं, मेटल के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं यूज करने से पहले, ताकि उनके सारे जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु हम वो किल हो जाए और वो बिल्कुल हम हमारे लिए सेफ हों, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे यूज करने से पहले जो हमारे इक्विपमेंट और टूल्स होते हैं वो स्टरलाइज और सैनिटाइज होने बहुत जरूरी हैं, वरना उनको तो इन्फेक्शन लगेगा ही लगेगा, उससे पहले हमें भी लगने के चांस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर आता है वो आता है सैनिटाइजेशन, ठीक है। एक होता है स्टरलाइजेशन, एक होता है हमारा सैनिटाइजेशन। अब जो जो सैनिटाइजेशन होता है इसके अंदर हीट या केमिकल के थ्रू हम जो है क्लीन करते हैं हमारे टूल्स इक्विपमेंट्स को, ठीक है। किसी भी जगह को लाइक जैसे कि टॉवल है, टॉवल को हम क्या करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। फर्श है हमारा, हमारा सरफेस जो फर्श होता है उसको हम स्टरलाइज थोड़ी करेंगे, उसको हम सैनिटाइज करेंगे। हमारे हैंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आजकल सबसे कॉमन एग्जाम्पल इस चीज का आप ले सकते हैं कि जो हम हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, स्टरलाइज तो नहीं करते, है ना। जो हमारी मतलब डेली यूजिंग की जो चीजें होती हैं उनको हम सैनिटाइज करते हैं, और जो टूल्स होते हैं मेटल के उनको हम स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। काम दोनों का एक होते हैं, मतलब जर्म्स को क्लीन करना, बैक्टीरिया को किल करना, लेकिन मेथड अलग अलग होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन के अंदर हम कैसे कैसे टूल्स को क्लीन करते हैं, कैसे कैसे जर्म्स को किल करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। सैलून के अंदर कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो कॉमन टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो आइए हम एक बार उनकी तरफ एक लुक लेते हैं। जो कॉमन जो टूल्स इक्विपमेंट्स हम उनकी बात कर रहे हैं, वरना तो बहुत सारे होते हैं, लाइक ट्वीजर है हमारा, सीजर है, प्यूमिक स्टोन है, स्क्रैपर है, ब्रश है, ठीक है, फेस पैक ब्रश है, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर ब्रश है, ठीक है, हमारा कोमेडोन एक्सट्रैक्टर है, ट्रिमर है। ये कॉमन जो है टूल्स होते हैं जो हम एक सैलून के अंदर जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी इनमें से चीजें हर एक सर्विस में यूज होती हैं। जैसे ट्वीजर है, हम जिसको प्लकर भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा हेयर को थ्रेडिंग से निकालने के लिए यूज करते हैं। सीजर हेयर कट करने के लिए करते हैं। प्यूमिक स्टोन हम मैनिक्योर पेडिक्योर के अंदर यूज करते हैं। जो मेटल स्क्रैपर और जो फुट स्क्रैपर है उसको हम पेडिक्योर में यूज करते हैं। क्यूटिकल कटर है वो नेल कट करने के लिए करते हैं। स्पंज का यूज हम क्लीन करने के लिए करते हैं। क्यूटिकल कटर का यूज हम क्यूटिकल्स को कट करने के लिए करते हैं। ब्रश का यूज हम नेल्स को क्लीन करने के लिए करते हैं। कोमेडोन एक्सट्रैक्टर का यूज हम ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। ट्रिमर का यूज हम नेल्स को ट्रिम करने के लिए, नेल कटर और ट्रिमर एक ही चीज होती है, ठीक है। नेल कटर भी बोल सकते हो, नेल ट्रिमर भी बोल सकते हो, दोनों का यूज होता है नेल को कट्स करना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे टूल्स और इक्विपमेंट जो हम सैलून के अंदर कॉमन यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट का जो बिहेवियर है वो सैलून के अंदर कैसा होना चाहिए, या फिर उसको सैलून के अंदर किन किन बातों को, जो पर्सनल जो अपीयरेंस से रिलेटेड जो बातें हैं उसको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए,
ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, एक ब्यूटी सैलून के अंदर जो है एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का अहम रोल होता है, बहुत ही मेजर रोल होता है, क्योंकि सैलून को संभालना उसी की जिम्मेदारी होती है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा इंप्रेशन उसका क्लाइंट के ऊपर पड़ेगा, क्लाइंट के ऊपर उतना ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो उससे पहले एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को बहुत सारी चीजें पहले खुद यूज करनी होती हैं, ताकि दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन वो अच्छे से दे सके। ठीक है, तो इसमें उसको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले जो भी सैलून के अंदर जो यूनिफॉर्म वो डालती हैं वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो स्लीव्स हैं वो उसकी या तो क्वार्टर स्लीव्स होनी चाहिए या हाफ स्लीव्स होनी चाहिए या फिर फोल्ड करने वाली स्लीव होनी चाहिए, ताकि उसको कोई भी ट्रीटमेंट देते टाइम कोई दिक्कत ना आए। फेशियल कर रही है, फुल स्लीव्स हैं, तो अगर वो मसाज करती है तो क्रीम लगने का डर रहता है, बीच बीच में जो है डिस्टर्बेंस होता है। तो एक बहुत ही कॉमन चीज है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो जो उसकी यूनिफॉर्म है बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, गंदी ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल उसको अपने आप को जो भी यूनिफॉर्म पहन के आए साफ हो। गर्मियों के अंदर डेली उसको एक बार वॉश करे, क्योंकि पसीने की जो स्मेल होती है वो भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, हमारा इंप्रेशन बहुत ही खराब पड़ता है। तो मतलब कोशिश करें कि गर्मियों के अंदर जो है यूनिफॉर्म को डेली आप वॉश करें। जो हेयर होते हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट के, सर्विस देते टाइम या तो उनको टाई अप करके आए, जूड़ा बना के रखे, या फिर वो अच्छी तरह से जो है पोनीटेल बना के रखे, ताकि उसकी हेयर थेरेपी करते टाइम बार बार आगे ना आए और वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो नेल्स होते हैं थेरेपिस्ट के, वो इतने ज़्यादा लंबे भी ना हो कि कोई भी ट्रीटमेंट देते टाइम दिक्कत आए। नेल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, उनके अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर नेल छोटे हैं या बड़े हैं उनकी शेप प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फुटवियर जो भी वो पहनती है जो भी सैलून के अंदर, वो कंफर्टेबल होने चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा शोर करते हो, टक 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 ऐसे, तो बहुत ज़्यादा मतलब एम्बरेसिंग वो चीज़ होती है। ठीक है, और सारा दिन क्योंकि जो थेरेपिस्ट का काम होता है सारा दिन खड़े होने का होता है, तो पैर हमारे बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, इसलिए हमारे बिल्कुल कंफर्टेबल फुटवियर होने चाहिए, ताकि हम सारा दिन आराम से खड़े होके ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी सर्विस देने से पहले हैंड वॉश जरूर करने चाहिए एक थेरेपिस्ट को। ठीक है, सर्विस देने के बाद और सर्विस देने से पहले हैंड वॉश वो जरूर करे, ताकि वो जो है साफ सफाई का ध्यान, जर्म्स से फ्री रह सके। ठीक है, और दूसरों को फिर इन्फेक्शन जो है फैलने का डर ना रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो है एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का बिहेवियर हो गया, या फिर उससे रिलेटेड जो बातें होंगी जो उसको ध्यान में रखनी है, कैसे उसको पेश आना चाहिए सैलून के अंदर, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। वेस्ट मटेरियल, मतलब सैलून के अंदर मान लो हम कोई सर्विस देते हैं, लाइक वैक्सिंग हम कर रहे हैं, तो जो वेस्ट जो मटेरियल है वो कौन सा हुआ, वैक्सिंग स्ट्रिप्स। ठीक है, या फिर फेशियल जब हम करते हैं तो टिश्यू पेपर हो गए वेस्ट, या फिर कॉटन वूल्स हो गया। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है उनके बारे में हम क्या ध्यान रखेंगे, ताकि इन्फेक्शन ना फैले, हमारे सैलून में गंदगी ना फैले, उनसे रिलेटेड हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे सैलून के अंदर डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये ना हो कि डस्टबिन ना हो, आप वेस्ट जो स्ट्रिप्स होती हैं या कॉटन वूल्स होते हैं उनको आप कहीं भी फेंक दे रहे हैं सैलून के अंदर, और उनके अंदर से स्मेल आ रही है। ठीक है, इन्फेक्शन फैलने का उससे डर रहता है, तो डस्टबिन मस्ट आपके सैलून के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हेयर ट्रीटमेंट देने के बाद अगर हेयर बिखर जाते हैं हमारे, तो उनको तुरंत साफ करें, उनको तुरंत उठा दें। ये ना हो फैन चल रहा है, कोई हेयर उधर उड़ रहे हैं, कोई उधर उड़ रहे हैं, कोई बेड के नीचे जा रहे हैं, और क्लाइंट की जब नज़र जाती है तो वो बहुत ही गंदा फील होता है। तो सर्विस देने के साथ साथ जो आप उसको तुरंत उनको उठा दें और डस्टबिन में डाल दें। नेक्स्ट आता है हमारा, जो भी हमारा बीच बीच में वेटिंग टाइम हमें मिलता है, जैसे कि हम मान लो फेशियल को हमने ब्लीच लगा दी क्लाइंट को फेस के ऊपर, तो ब्लीच अपना टाइम लेगी 10 से 15 मिनट। तो 10 से जो 15 मिनट है हमारे लिए तो फ्री है, उस फ्री टाइम में हम कोशिश करें कि कोई भी सामान इधर उधर पड़ा है उसको हम सेट कर दें, कोई भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसको फटाफट डस्टबिन में डाल दें। तो जो भी हमारा वेटिंग टाइम है उसके अंदर हम
जो एक्स्ट्रा जो काम है उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए हमारे, ठीक है, बिल्कुल साफ और कीटाणु रहित होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए, ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके ऊपर जो भी गाइडलाइन लिखी होती हैं उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, वो अच्छे से पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम यूज करें। उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो सारी चीजें हमें नोट करनी चाहिए। नेक्स्ट है टॉवल। जो भी हम ट्रीटमेंट, हम मान लो एक क्लाइंट के ऊपर हमने ट्रीटमेंट दिया तो हमने एक टॉवल यूज किया, दूसरा क्लाइंट जब आता है तो उसके ऊपर सेम टॉवल कभी भी यूज ना करें, ठीक है। टॉवल को चेंज कर दें, चाहे हमें हमारे पास टॉवल का स्टॉक ज़्यादा रखना पड़े, लेकिन एक टॉवल कभी भी दूसरे क्लाइंट पे यूज़ ना करें। इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, हो सकता है एक क्लाइंट के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो और हम सेकंड उसी दूसरे क्लाइंट पे यूज़ कर देते हैं और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो जितने भी क्लाइंट आए, जो भी थेरेपी आप दें, उनके लिए टॉवल को चेंज जरूर करें, सेम टॉवल कभी भी यूज़ ना करें। नेक्स्ट विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक आता है टूल्स और इक्विपमेंट्स को हम संभालेंगे कैसे, मतलब उनकी केयर कैसे करें। हमारे सैलून के अंदर जो टूल्स इक्विपमेंट है उनको हम कैसे संभाल के रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो भी हमारे मान लो इलेक्ट्रिक जो टूल्स होते हैं, जो भी बिजली से चलने वाले जो टूल्स होते हैं, लाइक प्रेसिंग मशीन होगी, क्रिम्पिंग मशीन हो गई, ड्रायर हो गया, ठीक है, वैक्सिंग हीटर हो गया। तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिक टूल्स जो होते हैं उनके बारे में हम ध्यान रखें कि यूज करने के बाद प्लग से उसको निकाल के रख दें, प्लग के अंदर उसको ना छोड़ें, ठीक है। वायर वगैरह अगर लंबी है तो उसको तुरंत उसमें ध्यान रखें कहीं कोई कट ना हो, ताकि कोई हमें करंट लगने का डर ना रहे। कोई भी शार्प जो टूल्स हैं, जो नुकीले जो टूल्स हैं, उनको कभी भी अपने पॉकेट में ना रखें। कई बार क्या होता है कि हमने जो एप्रन पहना होता है उसके अंदर पॉकेट तो होती है, तो थेरेपिस्ट क्या करती है, सीजर से किया काम और पॉकेट के अंदर डाल लिया, या फिर कोई हमारा कोमेडोन एक्सट्रैक्टर होता है उसको किया और पॉकेट के अंदर डाल लिया। तो कई बार ध्यान ना होने की वजह से हम इंजरी हो सकते हैं, ठीक है, हमें चोट लग सकती है। तो जो भी शार्प जो टूल्स हैं उनको थेरेपी देने के बाद, सर्विस देने के बाद उनको अच्छे से संभाल के उनको रख दें, ठीक है। जो भी वायर वगैरह, जो भी हम टूल्स की, जो हमारी इलेक्ट्रिक टूल्स की या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की जो भी वायर होती हैं उनको ध्यान से हम अच्छी तरह से रैप करके रखें, ठीक है, ताकि उनमें कोई कट वगैरह ना लगे। और यूज करने के बाद पावर से हमेशा उसको हटा के ही रखें, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज कि सैलून ओपन करने से पहले हमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि जहां मन किया हमने ओपन कर लिया, जहां मन किया हम काम करने लगे। बहुत से रूल्स का, रेगुलेशन का हमें पालन करना होता है, हमें उनको जो है अपनाना होता है, तभी हम जो है एक सैलून को ओपन कर सकते हैं। तो उन रूल्स रेगुलेशन का हमें पता होना चाहिए कि किन किन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि सैलून ओपन करते ही उसको 30 दिनों के अंदर अंदर उसको रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है, ताकि हमारा जो सैलून का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो सके, गवर्नमेंट के जो है नॉलेज में आ सके, ठीक है। तो उसको रजिस्टर्ड जरूर करवाएं। पानी की व्यवस्था आपके सैलून के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए, हैंड वॉश की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, आरओ वगैरह की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डस्टबिन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ठीक है, कहीं भी कचरा इधर उधर ना फेंके। हो सके तो 2 या 3 डस्टबिन आप रख सकते हैं जगह जगह, ताकि आप सूखा गीला जो भी आपका कचरा होता है वो अलग अलग डस्टबिन में डाल सके और उनको बाद में फेंक सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो भी हमारे जो टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी स्टरलाइज हो यूज करने से पहले, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में होती है अपने सैलून की रेपुटेशन बनाना। जितना हम ख्याल रखेंगे, जितनी चीजों का हम ध्यान रखेंगे, उतना ही ज्यादा हम जो है अपने रेपुटेशन बना सकते हैं अपने सैलून की, ठीक है। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए सैलून चलाने के लिए, आपके पास फायर लाइसेंस होना चाहिए। हो सकता है कल को कोई सैलून के अंदर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या फिर कोई शॉर्ट
उसमें हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ भी घटना दुर्घटना देखो हो सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से ही सचेत रहना चाहिए। उसके लिए हमें हमें पहले बनवाना चाहिए, फायर लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, ताकि कल को हम अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हम क्लेम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो भी हम प्रोडक्ट्स जो रखते हैं सैलून के अंदर, उनके ऊपर लेबल जरूर चिपका होना चाहिए कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसका रेट क्या है, उसके ऊपर लेबल जरूर लगा के रखें। नेक्स्ट हमारा होता है कि जो भी सैलून के अंदर हम एम्प्लॉइज को रखते हैं, ठीक है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करके ही उनको अपने सैलून के अंदर अपॉइंट करें। ये रूल्स का आप जरूर पालन करें। जो भी उनकी डिटेल्स है वो हम सैलून के अंदर उनकी सारी डिटेल्स, उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफाई करके ही उनको अपने सैलून के अंदर उनको रखें, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए हमारे सैलून के अंदर, ताकि कोई भी छोटी मोटी इंजरी हो सके तो हम ट्रीटमेंट दे सकें, ठीक है। और रिकॉर्ड कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको मतलब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे अपना सैलून ओपन करने से पहले। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि जो भी एक थेरेपिस्ट होती है सैलून के अंदर, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उस मतलब सैलून के अंदर वो क्या क्या जिम्मेदारियां उसको निभानी चाहिए, ताकि मतलब एक बहुत अच्छा जो है बिहेवियर वो लोगों के साथ कर सके, उसकी रेपुटेशन अच्छी बन सके, ठीक है। सबसे पहले तो अगर किसी की अपॉइंटमेंट आती है सैलून के अंदर और हमने उसको बुला लिया, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है दिन की, और उसको बुला के हमने बैठा दिया कि भाई अभी तो कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बैठें, तो जो भी आपका टाइम लगे, ठीक है, वेटिंग का, तो उससे आप सॉरी फील करें कि भाई हमने तो आपको टाइम दे दिया था, लेकिन हमारी गलती है कि हम पहले वाले क्लाइंट को फ्री नहीं कर पाए। तो जो भी टाइम है उसको एक तो एग्जैक्ट टाइम दें, और सर्विस जो है उसकी एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करें, ताकि उसकी नज़रों में हमारी रेपुटेशन बढ़ सके, ठीक है। स्किन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करें। ध्यान रखें कि कोई भी जब क्लाइंट आता है, हमारे सबकी स्किन की कंडीशन अलग अलग होती है। किसी की नॉर्मल ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन, किसी की ऑयली, किसी के पिंपल्स, रिंकल्स, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के स्किन पे ब्लेमिशिंग की प्रॉब्लम होती है। तो स्किन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दे, वो स्किन को पहले चेक करे, एनालाइज करे, ठीक है, और उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को जो है यूज करे। होम केयर एडवाइस, क्लाइंट को थेरेपी देने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद घर के लिए उसको एडवाइस दें कि आपको जो है ये चीज़ यूज़ करनी है, ये वाला फेस वॉश यूज़ करना है, या फिर आपको घर जाके जो है साबुन से फेस वॉश नहीं करना, 2 दिन तक आपको जो है कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं लगानी। तो जो भी उसके लिए होम केयर जो एडवाइस हैं वो ज़रूर देनी चाहिए थेरेपिस्ट को। नेक्स्ट आता है कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फेशियल किसी के ऊपर दे रहे हैं, तो फेशियल से रिलेटेड जो भी सामान है वो सारा हमारा पहले ट्रीटमेंट से पहले ट्रॉली के अंदर अरेंज होना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, ताकि हमें बार बार सर्विस के बीच में इधर उधर ना जाना पड़े किसी भी चीज के लिए। तो पहले से ही ट्रॉली के अंदर उनको अरेंज करके रखना चाहिए। और रिकॉर्ड कार्ड, वो मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि जो भी हम सर्विस देते हैं उसके बाद क्लाइंट का रिकॉर्ड उसके अंदर जरूर फिल करें, ठीक है, रिकॉर्ड कार्ड में करें, या फिर आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये था विद्यार्थियों आज हमारा टॉपिक, ठीक है, प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत ही इजी है, इतना टिपिकल नहीं है। सिर्फ हमें जो है सैलून के अंदर क्या क्या हमें ध्यान रखना है, टूल्स के बारे में क्या ध्यान रखना है, कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, कितने दिन के अंदर रजिस्टर करना चाहिए, कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, कैसे उनको स्टरलाइज करते हैं, वर्क एरिया कैसा होना चाहिए, एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें ही हैं, नॉर्मल हैं ये चीजें। तो आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको लेसन समझ में आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो सबसे पहला मैं आपसे सिर्फ आज जो है मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चन पूछूंगी। जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसी क्वेश्चन का जो है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है कि सैलून को
कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए? कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, ठीक है। और जो है अब अगर आ जाए बात की हमारा कि कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सैलून के अंदर। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 या 3 इक्विपमेंट्स लिख सकते हैं कि कोमेडोन एक्सट्रैक्टर होता है, हमारा ब्रश होता है, ठीक है, फेस पैक ब्रश होता है, हमारा जो है क्यूटिकल कटर होता है, ट्वीजर होती है, सीजर होती है, 2-4 नाम लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से टूल्स होते हैं डिफाइन करें, तो आप किन्हीं भी 4 या 5 का नाम लेके उनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अगर 3 नंबर का आ जाए तो आप 6 या 7 टूल्स इक्विपमेंट लिख दीजिए, उनको डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर यही 5 नंबर का आ जाए तो जितने भी आपको सैलून के अंदर टूल्स इक्विपमेंट्स याद आए सबके नाम लिख के उनको डिफाइन कर दो, बहुत ईजी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में से आप 1 2 3 4 5 नंबर, कितने भी नंबर के क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो क्लीनिंग प्रक्रिया होती है वो हम कब यूज करते हैं। जो टूल्स को क्लीन करने की प्रक्रिया होती है वो हम कब यूज करते हैं? स्टरलाइजेशन से पहले, ठीक है। स्टरलाइजेशन से पहले क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार तो हम क्लीन करके ही रखेंगे ना, सभी टूल्स को गंदा तो रखेंगे नहीं, उसको साफ करके उसके बाद ही उसको स्टरलाइज करेंगे स्टरलाइजेशन के अंदर, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन आता है हमारा कि जो क्लाइंट की जो डिटेल है वो किसके अंदर फिल करते हैं हम। थोड़ा इजी है, बहुत बार हमारा जिक्र हुआ है रिकॉर्ड कार्ड के अंदर, ठीक है। अब आ जाए 2 नंबर का क्वेश्चन कि रिकॉर्ड कार्ड के अंदर कौन कौन सी डिटेल फिल होती है, लिख सकते हैं हम, वेरी इजी। 3 नंबर का आ जाए उसको आप 6-7 पॉइंट और बढ़ा दो। 4 नंबर का आ जाए तो आप लिख दो कि क्लाइंट जो रिकॉर्ड कार्ड क्यों जरूरी होता है, वो आप अलग से डेफिनेशन लिख दो, उसके अंदर क्या क्या जानकारी फिल करते हैं उसको अलग से लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेसन। आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पूरी कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है हर एक पॉइंट क्लियर करने की। तो इसको आप जो है देखिए और अच्छे से याद करिए, ठीक है। अभी स्कूल भी ओपन हो गए हैं हमारे, तो कोशिश करिए कि पेरेंट्स की परमिशन से आप स्कूल आएँ, ठीक है। 9 से 12 का टाइम होता है और जितना हो सके आप जो है यहाँ पे जितना पढ़ के जा सकते हैं, जितने आप टॉपिक क्लियर करके जा सकते हैं वो टॉपिक क्लियर करिए। और मास्क और पानी की बोतल साथ लेके आएँ ताकि हमें किसी के टच में आने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। रूल्स और सेफ्टी के साथ यूनिफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन पहन के आएँ, ठीक है। क्योंकि सेफ रहेगा हरियाणा तो ही कोरोना से बचेगा हरियाणा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि सुरक्षा में ही बचाव होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार मैं फिर से लास्ट में धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी एजुकेशन टीम का, हमारे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट टीम का, और स्पेशली जो टीम के साथ मैं जुड़ी हूँ उस पूरी टीम का जो मुझे डेली मोटिवेट करती रहती है, ठीक है। और मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए नए नए जो है टॉपिक लेके आती हूँ। तो सभी घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, योगा एक्सरसाइज कीजिए और बीमारियों से बचे रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हम अलग लेवल का लेके आएंगे।